हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास तक हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया। अब बारी है मोड पढ़ने की। मोड तीनों में सबसे इजी रहता है, बहुत सारे बच्चों को आपको ऑलरेडी आता होगा, बट फिर भी एक बार हम सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मोड के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मोड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कुछ नहीं है, सिंपल सी इतनी सी बात है कि जो भी हमारा डाटा है, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशन, जो डाटा पॉइंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, वही हमारा जो उसकी जो वैल्यू है वही हमारी मोड की वैल्यू हो जाती है। तो मोड कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़, या फिर ये कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम यहाँ पे हायर की जगह। ठीक है, तो जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज़ अवर मोड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट करती है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज बीइंग रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी दैट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन इज बीइंग रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, या फिर सिंपल अपने वर्ड्स में कह सकते हैं इट इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब तीन टाइप के हम डाटा पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो इन तीनों के लिए ही हम मोड पढ़ेंगे। भाई देखो, ये जो पहले आपके दो टाइप के डाटा हैं, ठीक है, कौन कौन से? आपका अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इसमें तो आपको सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी देखनी है, जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका मोड हो जाएगा। लेट्स से हम इस वाले का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है 3, 5, 5, 7, 7, 7, 10, 11, 11, 14 एंड 20। ठीक है, तो अगर हमें इस डाटा का जो है मोड निकालना है तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो 7 है दैट इज़ बीइंग रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो हमारे पास इस डाटा का जो मोड है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा सिंपल है ये। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डाटा की। सेकेंड टाइप ऑफ डाटा हमारा क्या कहता है? डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा अगर आपको याद है तो वो कुछ इस तरीके से दिया होता था। हमें ऑब्जर्वेशंस दी होती थी और हर ऑब्जर्वेशन की एक फ्रीक्वेंसी दी होती है। लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 24 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 7 की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 14 है। तो यहाँ पे जिस भी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अपना मोड बोलेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो 24 को अपना मोड समझ लेते हैं। नहीं, 24 से तो हमें पता चलेगा कि मोड की वैल्यू क्या होगी। 24 फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होगी तो उस ऑब्जर्वेशन को हमें मोड लेना है, ना कि फ्रीक्वेंसी को लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को तो ऐसे कर लेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज अवर मोड। कमिंग टू द मेन पार्ट दैट इज द दिस थर्ड कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे और हर क्लास की एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो हमें एग्जैक्ट मोड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस नहीं दी जाती, ऑब्जर्वेशंस को जो है क्लासेस में, ग्रुप्स में या फिर इंटरवल्स में जो है कंप्रेस कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्लासेस ये हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड 40 to 50, और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे जो हम मोड कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में है FM-FM-1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2FM-FM-1 और -FM+1 इनटू में H। ठीक है, हर वेरिएबल को समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने मीडियन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही ये कुछ फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके हम कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का मोड निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा, यहाँ पे भी सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी मोड क्लास फाइंड आउट करनी होगी।
ठीक है। फिर उसके बाद ही हम इन सभी वेरिएबल्स को समझ सकते हैं कि ये सभी वेरिएबल्स क्या हैं। मोड क्लास कैसे आइडेंटिफाई करनी है भाई, ये देखो ये हमारे फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है ये गिवन है FI। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास की है वही क्लास हमारी मोड क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो क्लास है ये हमारी क्या हो जाती है, मोड क्लास। ऑलराइट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के जो सारी वेरिएबल्स हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो हमारे पास कौन सा है, L। L होगा हमारी मोड क्लास की लोअर लिमिट। अगर हम इस मोड क्लास को देखें तो L की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड वेरिएबल है FM। FM की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। ठीक है, यानी कि जो इस मोड क्लास की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो FM हो जाएगा, यानी कि FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है वो है हमारे पास FM-1। ठीक है, और ये कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, मतलब मोड क्लास से जो ऊपर वाली या पिछले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज आवर FM-1। तो FM-1 की जो वैल्यू रहने वाली है वो रहने वाली है 7। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल है हमारा दैट इज FM+1। FM+1 क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी FM+1 जो है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6, ये वाली। ठीक है। और लास्ट वेरिएबल H दैट इज अगेन सेम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारी जो ये जो मोड क्लास है इस क्लास का क्लास साइज जो होगा वो हमारा H की वैल्यू हो जाएगी। नाउ वी हैव ऑल द वेरिएबल्स। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, L यानी कि 30 प्लस FM जो है हमारे पास FM कितना है 10 माइनस प्रीवियस क्लास का जो FM-1 है दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ FM दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 7 और माइनस नेक्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है 6 और इंटू में 10। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 30 प्लस 10 माइनस 3 7 और 20 माइनस 13 इंटू 7 इंटू 10। तो 30 प्लस 3/7 इंटू 10 दैट इज 30 प्लस 30 बाई 7, यानी कि 30 प्लस 4.2। ठीक है, या 4.2। तो फाइनली हमारे पास जो मोड इस डाटा का जो मोड है वो कितना आ जाएगा, 34.2। भाई देखो ऑप्शन में हो सकता है 2 डेसिमल तक पूछा हो या 1 डेसिमल तक आपको आंसर एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट करना हो। तो अभी मैंने 1 डेसिमल तक आंसर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, आप 2-3 डेसिमल तक कितना भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका बस यही है, आपको धीरे धीरे ये फॉर्मूला याद करना है। एक फॉर्मूला हमने मीडियन में याद करने को बोला था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, इस टाइप के डाटा में, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में, हमने मीडियन निकालते टाइम मीडियन क्लास कैलकुलेट की थी। सबसे पहला स्टेप हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट की थी। यहाँ पे हमने मोड क्लास फाइंड आउट की थी। आपका जो आंसर आएगा ना, ये जो आपका फाइनल आंसर आया है ये उसी मीडियन क्लास या मोड क्लास के अंदर ही आना चाहिए, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। भाई मोड क्लास कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 30 और 40 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अगर आपके आंसर 30 से नीचे या 40 से ज़्यादा आता है, सेम फॉर मीडियन एंड सेम फॉर मोड, अगर आपका क्लास के जो आपने क्लास ली है, मीडियन क्लास हो चाहे मोड क्लास हो, अगर उस क्लास से बाहर आपका आंसर आ रहा है तो आपने फॉर्मूला ढंग से अप्लाई नहीं किया है, सही से अप्लाई नहीं किया है, या फिर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये आपका एक छोटा सा हिंट है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मोड कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं 2021 एनडीए का सेकंड का। फॉर द सेट ऑफ नंबर्स x, x+2, x+3, x+10 where x is any natural number, which of the following is या आर करेक्ट। ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दी हैं। एक अनग्रुप डाटा दिया है। अनग्रुप डाटा में आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। कौन कौन सी, x है, दूसरी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फिर से x है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ पे x+2, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है x+3, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है x+10। और उसने बोला है x आपका क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है।
ठीक है, अब उसने पूछा इस डाटा के लिए, ये जो आपके सामने डाटा है, ठीक है, इसके लिए मीन इज़ ग्रेटर देन मोड या फिर मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको इस डाटा का मीन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करना है, और फिर उनको कंपेयर करना है कि तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है भाई देखो, सबसे पहले अगर बात करें मीन की, तो मीन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री और प्लस एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5। तो ये हमारा जो मीन है ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास आ जाता है x प्लस 3, क्योंकि 5x को 5 से डिवाइड करेंगे x बचेगा और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो मीन तो हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीडियन, और मीडियन का मतलब है कि सबसे बीच वाली या सेंटर वाली जो पोजीशन है या फिर जो ऑब्जर्वेशन है उसकी जो वैल्यू है। यहाँ पे सबसे सेंटर में कौन है, x प्लस 2 है, तो हमारा मीडियन कितना हो जाता है, x प्लस 2। और अगर बात करें मोड की, तो मोड होता है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। देखिए इसमें ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है x, यही सेम है जो 2 बार रिपीट हो रही है, बाकी सभी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बार आई हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा जो मोड है उस मोड की वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। अब गिवन है कि x एक नेचुरल नंबर है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्या, x की वैल्यू इज स्मॉलर देन x प्लस 2 इज स्मॉलर देन x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा जो मोड है दैट इज स्मॉलर देन मीडियन एंड दैट इज स्मॉलर देन मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोड इज लेस देन मीडियन और मोड इज लेस देन मीन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, और सेकंड स्टेटमेंट मीडियन इज ग्रेटर देन मीन ये गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, इस चीज़ को आप कंपेयर करके बताइए। एक हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने 2 टाइप के सिमेट्रिक या 3 टाइप के जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, सिमेट्रिक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्क्यू, ठीक है, और नेगेटिव स्क्यू। तो ये बताइए ये वाली प्रॉपर्टी कौन से के फेवर में जाती है, क्या ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये पॉजिटिव स्क्यू एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये नेगेटिव स्क्यू एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। आप उस क्लास से रिकॉल करके बताइए। ठीक है, सोचिए इसको। चलिए अगेन एक ये क्वेश्चन है हमारे पास एनडीए 2021 फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट हैज़ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या नोट किया था, हमने नोट किया था कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे तीनों वैल्यूज़ मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, याद है हमने कुछ ऐसा टाइप का पढ़ा था कि ये जो है सेंटर में एक ही जगह जो है बिल्कुल सेंटर में ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा ऐसे, और फिर उसी रेट से ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमसे पूछा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा डाटा जो है सिमेट्रिक है, तो यानी कि हमें ये देखना है कौन से डाटा के लिए ये तीनों वैल्यूज़ जो है सेम है। ए में देख लेते हैं। ए में अगर हम मीन की बात करें तो मीन कितना होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा कितना, 72 बाई 5, यानी कि 5 5 और 5 4 20 और 5 4 20। अगर इसमें हम मोड की बात करें तो क्लियरली 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है। मीडियन की अगर हम बात करें तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, अगेन 12। बट यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 तो इक्वल हैं बट ये तीसरी इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इजी सा क्वेश्चन है, बाकी 3 ऑप्शंस में से देखिए कि कौन से
डाटा में मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है, आई थिंक वो आंसर रहने वाला है हमारे पास ये वाला, ठीक है। आप देखिए कि बी आंसर जो है वो होगा कि नहीं होगा। चलिए अब जो है एक थोड़ी सी एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि मीन, मीडियन, मोड में आपस में एक रिलेशन बनता है, एक इक्वेशन बनती है। कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि किसी डाटा का जो है आपको मीन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और मोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मीडियन कितना होगा, ठीक है। तो वो कभी भी तीनों में से कोई दो प्रोवाइडेड है और तीसरे की वैल्यू पूछी गई है, तो इस वाले रिलेशंस की हेल्प से हम थर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन और प्लस मोड, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो किसी भी फॉर्मेट में आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको काम आ सकता है कब, जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा हो कि दो क्वांटिटी दी हो और तीसरे के बारे में पूछा हो, ठीक है। चलिए अब जो हमारा मेजर जो नेक्स्ट टॉपिक है इस स्टैट्स के चैप्टर में, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। इसका मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपनी इस क्लास में। देखिए अभी जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। 3 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसीज हमने पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड। मीन में हमने जो है अलग से 3 अलग टाइप के मीन पढ़े हैं। अब डिस्पर्जन की बारी है। दोनों में फ़र्क क्या है भाई? देखो हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये जानना चाहते थे उस डाटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड इकट्ठा हो रखी हैं, किस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड उन्होंने अपनी ग्रुपिंग बना रखी है, झुंड बना रखा है, ठीक है। ये हम पढ़ना चाहते थे सेंट्रल टेंडेंसी में। अब डिस्पर्जन में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है, ठीक है। वो बोलते हैं ना भाई हमारा काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, तो उस टाइप से मैं एक मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं है, बस आपको ये फ़र्क समझाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और आप एक बार सोच के देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से सेक्टर में या कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वो किस में इन्वॉल्व है? जियो में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में बात करें तो उनकी एक ऐप आती है जियो सावन करके, ठीक है। अगर रिटेल की बात करें तो आपने रिलायंस स्मार्ट के जो है आउटलेट्स देखे होंगे अपने सिटीज़ में या फिर अपने टाउन्स में कहीं ना कहीं, ठीक है। रिलायंस डिजिटल के स्टोर आते हैं जहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं, ठीक है। रिलायंस जियो मार्ट करके एक ऐप है, जैसे हमारी अमेजन और फ्लिपकार्ट है वैसी जियो मार्ट करके ऐप है, ठीक है। और आपने ऑयल एंड गैस में रिलायंस का, पेट्रोलियम का तो आपको पता ही है, उसका सबसे मेन बिजनेस है, ठीक है। नेटवर्क 18 एक मीडिया एक न्यूज़ चैनल करके आता है, ठीक है। जियो हेल्थ हब, एम्बाइब करके एक ऑनलाइन एजुकेशन है, वो जियो की स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। जियो मनी एक पेमेंट ऐप की तरह उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। जियो मीट जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उनकी एक अलग ऐप है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि जियो इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, बहुत अलग अलग डोमेन्स में उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो डिस्पर्जन का मतलब हुआ कि कोई चीज़ कितनी, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितना वो अलग अलग टाइप की उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज़ की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसीज़ में हम ये जानना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मेन पैसा है या फिर जो उनका मेन बिजनेस है या उनका जो मेन प्रॉफिट है वो कहाँ से आता है। उनका अगर सबसे मेन प्रॉफिट देखा जाए तो शायद पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ या फिर अभी आज के टाइम पे उनका जो कम्युनिकेशन वाला जो जियो वाला उनका जो है सब्सिडियरी, ठीक है, उसमें से आता होगा। तो अगर हम उनका मेन पॉइंट, मेन सेंटर ऑफ फोकस देखें तो वो है हमारे स्टैटिस्टिक्स की सेंट्रल टेंडेंसी, और ये देखें कि अलग अलग किस किस सेक्टर में उनका बिजनेस फैला हुआ है, तो वो है हमारा डिस्पर्जन। इसी तरीके से अब हम सेट में आ जाते हैं। सेट में हमने कोई डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स से कि हमने अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स के हाइट जो है, आपकी एक क्लास है उस क्लास में लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स की सबका हाइट का जो डाटा है हमने कलेक्ट कर लिया। तो कोई एक सेंट्रल वैल्यू होगी
जिसके अराउंड सभी वैल्यूज़ इर्द गिर्द होंगी, तो वो तो है सेंट्रल टेंडेंसी। और डिस्पर्जन में हम ये पढ़ना चाहते हैं कि अलग अलग जो बच्चों की हाइट है उस सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी फैली हुई है, लोवेस्ट कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, कितना गैप है इसमें, तो ये सब हम पढ़ना चाहते हैं डिस्पर्जन में। अब डिस्पर्जन में पर्टिकुलरली अगर हम चीज़ों की बात करें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेंज पढ़ने वाले हैं, मीन डेविएशन पढ़ने वाले हैं। मीन डेविएशन दो टाइप से पढ़ने वाले हैं। मीन डेविएशन वी विल कैलकुलेट अबाउट मीन एंड वी विल कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑल्सो। ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार एनडीए में। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये अलग अलग टूल्स हैं किसको पढ़ने के, कि डाटा कितना डाइवर्स है, कितना डिस्पर्स्ड है, कितना फैला हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर हटके है, कितना डाइवर्टेड है, कितना डेविएटेड है। हमने डेविएशंस पढ़ी थी, ठीक है, तो कुछ कुछ डेविएशंस ये वैसी ही हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि डिस्पर्जन मीन्स द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डाटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब उसकी जो मिडल वैल्यू है उससे कितना दूर, कितना वेरी करती है, कितना उससे अलग है, दैट इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से हम 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई आप मान लो कि आप 5 फ्रेंड्स हो, आपको एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में सबके जो मार्क्स हैं वो 5 5 5 5 5, ठीक है, और एक कोई दूसरे 5 लोग हैं, उनके टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो हैं 1 और जो है 9, 2 और 8 और 5। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें ऊपर वाले में मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है, 5 है। और नीचे वाले में देखेंगे, नीचे वाले में भी मीन कितना है, 5 है, मीडियन कितना है, मीडियन कितना है, वो भी 5 है, और मोड इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन जो है एक एक बार आ रही है। ठीक है, चलो, क्या ये दोनों डाटा इक्वल हैं? अगर मैं आपको अब ये इन्फॉर्मेशन हटा दूं, यहाँ से ये वाली इन्फॉर्मेशन हटा दूं, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ दो बोलूं कि दो डाटा हैं, एक डाटा आपका मीन, मीडियन, मोड है, एक डाटा है जिसका मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू 5 है, और एक दूसरा डाटा है जिसका मीन और मीडियन दोनों 5 है। क्या आप दोनों डाटा को एक ही डाटा समझेंगे? नहीं, बहुत फ़र्क है ना। तो दोनों डाटा में फ़र्क है, वो कैसे और बेटर तरीके से समझा जा सकता है? वो समझा जा सकता है कि उनमें डाइवर्सिटी पढ़ के, उनमें डिस्पर्जन पढ़ के, और वो डिस्पर्जन हम इन सभी टूल्स की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्पर्जन का थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे कि ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर ये ए वाला डाटा देखें तो ये जो है इसकी रेंज जो है यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, ये कम फैला हुआ है। अगर हम इस डाटा की बात करें तो ये जो पहले वाला डाटा है, ठीक है, कौन से वाला, ये पर्पल वाला जो डाटा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, तो देख इसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन कॉम्पैक्ट है, ये इसकी रेंज कम है। और अगर हम बी डाटा की बात करें, ये पिंक वाला, तो इसका जो है हाइट कम है लेकिन रेंज ज़्यादा है, इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और अगर सी डाटा की बात करें तो इसमें तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन अगेन किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी ऑब्जर्वेशन की हाइट या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो सभी डाटा, जो सी डाटा है, सी डाटा की डिस्पर्जन या वैरायटी सबसे ज़्यादा है लेकिन उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू कम ही होगी। ए डाटा में सेंट्रल टेंडेंसी बहुत हाई है लेकिन जो डिस्पर्जन है या जो डेविएशंस हैं वो बहुत कम है, उसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट है वो। ठीक है, तो इस तरीके से तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होगा? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द एंटायर डाटा सेट। ठीक है, आपका जो भी डाटा है, लेट्स से आपने 50 बच्चों की हाइट जो है, हाइट का डाटा आपने कलेक्ट कर लिया,
तो उसमें जो मिनिमम बच्चे की जो हाइट होगी, जो सबसे छोटेस्ट जो बच्चा होगा उसकी जो हाइट होगी, और जो सबसे टॉलेस्ट जो स्टूडेंट होगा उसकी जो हाइट होगी, उन दोनों हाइट्स का जो गैप होगा, उन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ योर रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने का बिल्कुल ईजी तरीका है। आपने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है उसको माइनस, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट इज़ योर रेंज। ठीक है, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ये लूँ कि 2, 3, 7, 10, 15 और 50, ये आपका एक डाटा है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 50 और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 12। तो यहाँ पे जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, 50 - 2 यानी कि 48 जो है इस डाटा की रेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यही डाटा आपको, ये तो कौन से टाइप का डाटा हो गया, अनग्रुप डाटा हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे टाइप का डाटा बोलूँ, दैट इज डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा। तो इसमें आपके पास कुछ ऐसे होगा, फ्रीक्वेंसी होंगी, सॉरी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी की एक टेबल ऐसे गिवन होगी। लेट्स से हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 7, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 15, इसकी 7 और इसकी 27। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है भाई, आपको फ्रीक्वेंसी तो देखनी ही नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 5 और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 1। ठीक है, तो 5 - 1 आपकी अगेन रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 5 - 1, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सिंपल। ठीक है, अच्छा अगर इस टाइप का डाटा है, जो ये हमारा थर्ड टाइप का डाटा है, ये कौन सा आ गया, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में आपको क्या करना है भाई, सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 50 और सबसे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 10। तो लास्ट क्लास की अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, उनको आप डिफरेंस कर दीजिए, आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, लास्ट वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए 50 - 10, तो आपकी जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कई बार रेंज पूछने के बजाय क्या पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस शॉर्टेस्ट वैल्यू। ठीक है, अगर हमने ये डाटा लिया था जैसे 2, 3, 5, 7, 10 और 50, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी 50 - 2 दैट इज़ 48, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 50 - 2 डिवाइडेड बाई 50 + 2 दैट इज़ 48/52। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा इतना है रेंज के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। दो टाइप के मीन डेविएशन पढ़ेंगे, एक अबाउट मीन और एक अबाउट मीडियन। ठीक है, पहले जो है हम अबाउट मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए आपके पास मान लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के नाम हमने क्या रख दिए, x1, x2, x3 और xn। ठीक है, ये आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और लेट्स से इनका आपने मीन कैलकुलेट कर लिया और इनका मीन कितना आया x बार। ठीक है, x बार इन इस डाटा का आपका मीन है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोड x को रिप्रेजेंट करता है या मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड के बजाय आप कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके अंदर मोड के अंदर -3 लिखा हुआ है तो उसका आंसर आप क्या लेंगे 3 लेंगे, और अगर इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो भी उसका आंसर क्या लेंगे आप 3 लेंगे। तो अंदर x1 माइनस x बार की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे। अगर -4 है तो आप 4 लिख लेंगे। इसी तरीके से आप x2 में से मीन को माइनस करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से x3 माइनस x बार का जो मैग्नीट्यूड है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है या मोड है, जो भी आप बुलाना चाहें वो आप रख लेंगे। और इस तरीके से सभी ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस कर देंगे और
उन सभी का मैग्नीट्यूड नोट कर लेंगे और आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सभी मॉडुलस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, आपको एक डाटा दिया जाएगा, उस डाटा का आप मीन निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन इसका आ जाएगा आई थिंक 3। फिर हमें क्या करना है, 1 में से 3 को माइनस करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस 2 में से 3 को माइनस करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस 3 में से 3 को माइनस करके मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस 4 में से 3 को माइनस करके मैग्नीट्यूड, और प्लस 5 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 1, इसी तरीके से 0, फिर 1, फिर 2 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, शॉर्ट में कई बार कैसे लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, समेशन xi माइनस एक्स बार। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, हम इसको मोड वाली ब्रैकेट में डालेंगे, xi माइनस एक्स बार और डिवाइड बाय n। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर समेशन जो है आपका, समेशन ऐसे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, समेशन आपका बाहर भी हो सकता है, डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इसमें i की वैल्यू कहाँ से कहाँ रन करनी है, 1 से लेके n तक इसमें रन करनी है हमें। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ये आपके समेशन की फॉर्म में लिख दिया, और इस तरीके से हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी जो हमने डाटा लिया था, ये जो एग्जांपल लिया, ये कौन से टाइप का डाटा था, ये अनग्रुप टाइप का डाटा था। अभी हम जो मीन डेविएशन निकालने वाले हैं, ये हमारा एक एनडीए सेकंड 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हमारा जो डाटा का टाइप है वो कौन सा टाइप का डाटा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का टाइप है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो है क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो एक कॉलम हम अपना निकाल लेते हैं एक्स आई, क्योंकि भाई देखो सबसे पहला हमारा क्या काम है, सबसे पहला हमारा काम है मीन को कैलकुलेट करना, और मीन का फॉर्मूला हमें आता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई क्या होगा, इन सभी क्लास का मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 5, नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 15, फिर 25, फिर 35, 45 और 55। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या बनने वाला है, एफ आई एक्स आई, तो ये 5, ये 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 210, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 180। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 165। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई निकालने का, यानी कि इस कॉलम का सम करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 135, 210, 180 और 165 को ऐड करना, तो 10 और 9 और 690। तो समेशन एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई है हमारी, दैट इज 690। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, और इस कॉलम को ऐड करके हमें मिल जाएगा समेशन एफ आई, और हमारे पास वो कितना होने वाला है, 3 और 4, 3 और 4 7 और 7 14 और 6 20। ठीक है, तो हमारे जो मीन की वैल्यू है, हमारे जो मीन की वैल्यू होने वाली है वो क्या क्या होने वाली है, वो हमारे पास रहेगी 690 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगी 2 3 6, 2 4 8 और 5, 34.5 हमारा मीन आ गया।
ठीक है, चलिए अब हमारे पास मीन आ चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं इन कॉलम्स को हटा देता हूँ जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा एक जो है डी आई का कॉलम तैयार करेंगे। डी आई का मतलब क्या होगा? एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, तो ये हम कॉलम तैयार करेंगे। इसमें क्या होगा? हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्स आई में से मीन को माइनस करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, अच्छा एक कॉलम हम अपना फिर से लिख लेते हैं, एक्स आई वाला। ठीक है, एक्स आई वाला कॉलम दैट इज़ 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, इन सभी के मिड पॉइंट्स। अब जो है मीन, जो ये वाला कॉलम है वो कैसे निकालेंगे? हमारे मीन की वैल्यू आई है 34.5। ठीक है, तो डी आई की जो वैल्यू होने वाली है, डी आई की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है? एक्स आई माइनस 34.5। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 5 माइनस 34.5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितनी आएगी? मोड ऑफ माइनस 29.5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी 29.5। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगी 24.5। फिर हमारे पास जो है कितनी आ जाएगी? 4.5 नहीं, यहाँ से हमारे पास आएगी 19.5, यहाँ से 9.5। ठीक है, यहाँ से आएगी हमारे पास 0.5। देखो ये मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं हमें ये वाली दोनों कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें यहाँ पे जो है एक्स आई की वैल्यू 25 है और मीन की वैल्यू हमारी 34.5 है, और इन दोनों का डिफरेंस करना है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -9.5 आएगा, और उसका मॉडुलस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 9.5। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमें 35 माइनस 34.5 है, उसका मॉडुलस लेंगे तो 0.5। नेक्स्ट में 10.5, और नेक्स्ट में हमारे पास कितना आएगा? 55 माइनस 34.5 दैट इज़ 20.5। ठीक है, तो ये हमने एक नया कॉलम तैयार कर लिया है जिस कॉलम का नाम है FIDI। और DI कैसे कैलकुलेट करना है? इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है DI, दैट इज़ समेशन, दैट इज़ एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम जो हमें तैयार करना है अब, वो हमारा कौन सा रहने वाला है? वो हमारा रहने वाला है ये FI और DI। ठीक है, FI DI में क्या होगा? ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम जो है हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 29.5 दैट इज़ 29.5, 2 इंटू 19.5 दैट इज़ 39, 4 इंटू 9.5 दैट इज़ 38, 6 इंटू 0.5 दैट इज़ 3, 4 इंटू 10.5 दैट इज़ 42, और 3 इंटू 20.5 दैट इज़ 61.5। ठीक है, तो ये हमारा FIDI आ गया। अब हमारा जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला बनता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो है समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, या फिर इसको आप कह सकते हो समेशन FI और DI की वैल्यू क्या है? XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो इन दोनों फॉर्मूले से जो भी आप याद रखना चाहिए, DI एक चीज़ नया कॉलम कैलकुलेट करना है, किसके लिए? जब आपको कैलकुलेट करना हो मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से, या इस फॉर्मूले को कह सकते हैं आप, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो समेशन FIDI, भाई इस कॉलम को ऐड करते हैं, तो इस कॉलम का सम क्या होगा? 29.5
प्लस 39 प्लस 38 प्लस 3 प्लस 42 और प्लस 61.5 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या होगा। यहाँ से अगर हम समेशन एफ आई देखें तो वो हमें मिलेगा 7 और 3 10 और 10 20। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो इस स्लाइड को एक बार रिकैप करके देखिए क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमने मीन स्टेप फॉलो किया था वो क्या था, हमने मीन निकाला था। ठीक है, मीन हमारा वही पुराना तरीका है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। फिर हमने ये डी आई कॉलम तैयार किया, हमने एफ आई डी आई कॉलम तैयार किया और इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है और इस क्वेश्चन को अब आप आगे कंप्लीट कीजिए और इन चारों में से क्या ऑप्शन फिट बैठता है उसको देखिए। ठीक है, चलिए फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है। ठीक है, मीन डेविएशन हमने निकाल लिया, ठीक है, बट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा। अभी अभी जो हमने मीन डेविएशन निकालना सीखा है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। मतलब मीन डेविएशन दो टाइप का है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन हम इसका निकालते हैं। पहले तो देखो इसका मीन निकालना है। एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, 21 प्लस 34 प्लस 39 प्लस 26 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 33 और प्लस 27 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको मीन मिल जाएगा, ये आपका मीन हो जाएगा। फिर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि 21 में से आप यहाँ पे जो x बार की जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करके मोड ले लेंगे। 34 में से आप मीन को माइनस करके मोड ले लेंगे। 39 में से आप मीन को माइनस करके मोड ले लेंगे। इसी तरीके से 27 में से मीन को माइनस करके आप उसका मीन ले लेंगे। इन सबको आप अगेन किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 9 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, इसको हम शॉर्ट में मीन डेविएशन लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, आपको ये वाला आंसर यहाँ पे न्यूमरेटर में रखना है और ये वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखना है। तो मीन डेविएशन को अगर आप फिर से मीन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, चलिए तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का एक मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया है, मीन डेविएशन निकालना है और उसको मीन से डिवाइड कर देना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है टाइप ऑफ मीन डेविएशन, वो अब हम किसके अराउंड निकालने वाले हैं, अबाउट मीडियन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और ये मीन डेविएशन कौन से टाइप का डाटा था, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का जो मीन डेविएशन है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसको आप अभी रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।